अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश नहीं बचेगा। ये स्थिति खाली हिमाचल की नहीं है। हिमाचल तो हमारा जो है देहरादून से शुरू हो जाता है, तो फिर देहरादून कैसे बच जाएगा। और अगर हिमालय नहीं रहेगा तो विश्व भी नहीं रहेगी, दुनिया ही नहीं रहेगी। और जिन वैज्ञानिकों ने 1991 से 91 से उस पर काम किया है अभी तक जो अभी उनकी रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि हिमालय पर 1/3 भी जो है वो हिम नहीं बची है, बर्फ़ नहीं बची। ग्लेशियर्स जो गंगा और यमुना और जो सारी जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र जो है, उसमें आपका गोमुख ग्लेशियर 27 किलोमीटर पीछे चला गया। तो मैंने तो अपने सामने ग्लेशियर्स को मरते हुए देखा है। मेरे गांव में पहले 10-10 फुट बर्फ़ पड़ती थी, आज जो है मेरे ख्याल से 4 दशक हो गए, एक बूंद कहीं बर्फ़ नहीं। आप कांग्रेस सरकार में भी रहे और आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। सरकारों का रवैया हिमालय को लेकर क्या है? 2050 में अगर हिमालय पर, पूरे हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं होती है और गंगा यमुना में एक बूंद पानी नहीं होती, तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो संतति है, आने वाली पीढ़ी है, उनका क्या होगा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक विशेष मेहमान से, ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। मेहमान भी ख़ास हैं और मुद्दा भी बहुत ज़रूरी और बहुत ही ख़ास और बहुत विशेष है। और ऐसा मुद्दा जो हम सबके जीवन से, संस्कृति से, समाज से, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और भारत ही नहीं, दुनिया के कम से कम 8-9 देशों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी नदियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, गंगा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणी की है हिमाचल प्रदेश में लगातार जो आपदाएं आ रही हैं उनको लेकर के, कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश का नामो निशान मिट जाएगा। ये हाल सिर्फ हिमाचल प्रदेश का ही नहीं है, ये हाल उत्तराखंड का भी है, ये हाल देश के तमाम पर्वतीय प्रदेशों का है, जहाँ लगातार प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। कहीं भूस्खलन है, तो कहीं बाढ़ है, तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जंगलों की स्थिति ख़राब है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के खास करके, क्योंकि हमारे साथ जो सज्जन हैं वो, उनका कहना है ये सारी समस्याओं की जड़ हिमालय के को लेके जो तबाही हमारी आधुनिक सभ्यता मचा रही है वो है। और इसीलिए हमारा पर्यावरण संकट में है, हमारी नदियाँ संकट में है, हमारे जंगल संकट में है और जीवन संकट में है। वो मेहमान है हमारे उत्तराखंड राज्य के मौजूदा विधायक, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन उनका परिचय सिर्फ भाजपा विधायक का ही नहीं है, वो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, कांग्रेस के भी नेता रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन उनका मुख्य परिचय जिस मुद्दे पर हमने बात करने को बुलाया है वो है हिमालय कैसे बचेगा। और हिमालय बचेगा तो देश बचेगा, दुनिया बचेगी। किशोर उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश नहीं बचेगा, तो ये टिप्पणी तो उत्तराखंड पर भी लागू होती है। विनोद जी, मैं आपको बहुत हृदय के अंतस्थल से मैं बधाई देता हूँ कि अभी भी मीडिया में संवेदनशील व्यक्ति मौजूद हैं। अमर उजाला का सरोकारों के प्रति और विशेषकर जो हमारा राज्य बना उत्तराखंड, मुझे याद है कि जब उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग थे तो प्रमुखता से सबसे अधिक उन सरोकारों को लेकर के मुखर जो है वो अमर उजाला था। और आज भी जिस तरह से आपने यहाँ पर ये मुझे सौभाग्य दिया यहाँ पर आने का, अतुल जी मेरे दोस्त रहे तो मैं उनकी स्मृतियों को भी यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। ये स्थिति खाली हिमाचल की नहीं है।
आप ये देखिए कि जो स्थिति बन रही है, हिमाचल हिमालय का ही एक पार्ट है, जी, जम्मू कश्मीर है, पीओके है, उसके अलावा आप म्यांमार तक चले आइए तो वो अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, वो 3-4 उत्तर के सारे राज्य सारे में बसे हुए हैं। और मैंने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जब 9-10 में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक यात्राएं की थी, हिमालय को बचाने के परिप्रेक्ष्य में, पहाड़ों से ही, पहाड़ों नहीं, हम लोग उस समय उनमें इतनी शक्ति नहीं थी तो कहीं उससे एक बार बहुगुणा जी वैसी यात्रा भी कर चुके हैं। वो पैदल गए थे, हाँ। पैदल गए थे श्रीनगर से और अरुणाचल प्रदेश तक। बहुत जबरदस्त यात्रा थी। और मेरे मन में ये था कि अब देखिए उन्होंने इतना बड़ा उनका एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नाम है। हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग इस तरह के लोग हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नाम है, उनका फ़ायदा उठाना नहीं जानते हैं। नहीं तो जो आज स्थिति है पर्यावरण की, अगर हम उनका उसमें उपयोग करते अंतर्राष्ट्रीय स्तर फलक पर, तो भारत को बहुत फ़ायदा होता। जहाँ तक हिमाचल वाली और हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने पहले भी उनके 2 बड़े जो अच्छे सुझाव रहे, जब हमने ये कहा कि भाई अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो उन्होंने उसका आकलन एक 6 सदस्यीय बड़ी कमेटी बनाई थी, शायद ये हो गए होंगे 10-1 साल हो गएंगे, कि ये पता करिए कि एक वृक्ष जो है आपको कितनी साल में जो है वो मदद करता है। तो उसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि लगभग जो है 74,000 लगभग 75,000 के करीब जो है एक वृक्ष जो है आपको विभिन्न तरह से जो है प्रति वर्ष जो है वो आर्थिक से मदद करता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा है, मेरे विचार से, जो हम इतने लंबे समय से, मैं तो 87 से जब हमने राजीव जी को ये सुझाव दिया था सब लोगों ने कि गंगा जी को, हाँ, कि गंगा पर हमको कुछ करना चाहिए, तब गंगा एक्शन प्लान बना था। हाँ, मुझे याद, मैं वो इंटेक में भी था उस समय। और हमारी बड़ी पता नहीं कैसी सोच है, मुझे कभी लगता है हम कहते हैं गंगा हमारी माँ है, यमुना हमारी माँ है, नदियाँ हमारी सारी माँ है, नर्मदा, गंगा। और आज भी हम जो है, मैं एक कार्यक्रम में था यहाँ मयूर पब्लिक स्कूल में, उन्होंने इसी पर एक कार्यक्रम रखा था पर्यावरण पे। अब आप ये देखिए कि जैसे आप तो बहुत इन विषयों के बहुत सेंसिटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे आप गोमुख जाइए और आप नीचे गंगोत्री की तरफ आइए, या आप यमुनोत्री जाइए और वहाँ से विकास नगर होते हुए, दिल्ली होते हुए और प्रयागराज तक जाइए, आप ये देखिए कि वहाँ जो है हम लोग गंगोत्री में जो फिल्थ उसमें डालते हैं जी, या हरिद्वार में डालते हैं। और हमारा सौभाग्य है, मैंने सुबह कहा भी, क्योंकि 2014 की जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया काशी में। और देखो, हर गंगा में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति उनसे जुड़ गया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इस बार जो दिल्ली की सरकार बनी है वो यमुना के मुद्दे पर बनी जी, आप जान, हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का था। और आप ये देखिए उसी जल को हम फिर यहाँ पीते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली का 100% जो जल है वो मेरा जिला, जहाँ मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ माँ गंगा पैदा हुई। और आप तो कई बार वहाँ गए हैं जहाँ गंगा की हत्या भी हुई है, मैं उसके पक्ष में नहीं था। टेरी बांध के अलग विषय है। मैं तो टेरी बांध मैंने कवर किया था, आंदोलन जो था उस समय जब बैठे थे धरने पर। और उसमें जो है यहाँ हम लगभग 30 क्यूसेक पानी जो है हम दे रहे हैं, 30 क्यूसेक टेरी बांध से। और ये कहने में कोई वो भी नहीं करना चाहिए कि बहुत गौरव और उसकी बात है कि अगर जैसे बता रहे हैं कि 70 करोड़ लोगों ने यहाँ महाकुंभ में स्नान किया योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो अगर टिहरी बांध नहीं होता और वहाँ से हम जल नहीं छोड़ते तो मेरे ख्याल से फिर वो जो कीचड़ है उसमें लोग स्नान करते। उसी तरह से टिहरी बांध की परिकल्पना नेहरू जी की थी। हाँ, उसमें जो है
तो उसमें जो ये अपर गंजेज कैनाल है, जी जी, आप गंगा जल जो है यहाँ वेस्ट दिल्ली में जो है वो वेस्ट पी दिल्ली रहे, नोएडा सब जगह वो सप्लाई हो सब रहा वो है, सब वही ईस्ट है। दिल्ली में। हाँ हाँ। और उसी तरह से यमुना है तो उसके जो आपका ये दूसरा जी। पश्चिमी दिल्ली है, पश्चिमी वो सारा दिल्ली, का सारा, वो सारा का सारा जो है यमुना जो है वो सेवित करती है। अब उसी पानी को हम पी रहे हैं, उसी में हम कोई जानवर मर गया उसको डाल देते हैं, उसी में सब्जी और उसी केमिकल्स पानी डाल रहे हैं फैक्ट्रियों का तो वो सबसे बड़ा अपराध Waste जो है। अपराध उन लोगों ने किया जिन्होंने उसमें ये सारे के सारे नाले वाले ये सब जो है डालने का काम किया। अब जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि भाई नहीं तो हिमाचल ख़त्म हो जाएगा। हिमाचल तो हमारा जो है देहरादून से शुरू हो जाता है, तो फिर देहरादून कैसे बच जाएगा, त्यूनी कैसे बच जाएगा, बगल में त्यूनी, ट्यूनी गांव जो है, त्यूनी जो है आखिरी गांव जो उधर का है हिमाचल सीमा पर, तो वो मेरे गया हूं उस ख्याल गांव से में, गए हो ना आप त्यूनी में, वहाँ चकराता से आगे जो है, वहाँ पर जो है वो हनोल देवता का मंदिर है, हाँ बड़ा पौराणिक मंदिर है, जी। तो वो फिर कैसे बच जाएगा। बगल में आपका उत्तरकाशी है, वो कैसे बच जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे हिमालय पर जो है उस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखना चाहिए, और अगर हिमालय नहीं रहेगा तो विश्व भी नहीं रहेगा, दुनिया ही नहीं रहेगी। नहीं तो आपके मुताबिक हिमालय का विनाश कैसे हो रहा है? नहीं, हिमालय नदियां तो, नदियों में अगर जो मिल रहा है, मिलावट हो रही है, जो गंद जो मिल रही है वो तो यहाँ मैदानों में मिल रही है, तो हिमालय तो ऊपर है। नहीं, आपको मैं विनोद जी, एक तो एक समय था जो चिपको आंदोलन था, सब जंगल कटाई से नुकसान हो रहा है, तो उस पर तो काफ़ी हद तक लगाम लगी भी है। नहीं, जो हिमालय जो है अभी जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और जिन वैज्ञानिकों ने 1991 से 91 से उस पर काम किया है अभी तक जो है, जो अभी उनकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हिमालय पर 1/3 भी जो है वो हिम नहीं बची है, बर्फ़ नहीं बची ग्लेशियर्स जो है हिमालय पर, एंटायर हिमालय पर 1/3 बर्फ नहीं बची है। 1/3 भी बर्फ़ नहीं बची है। पहली बात तो ये है। जो गंगा और यमुना और जो सारी जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र जो है, उसमें आपका गोमुख ग्लेशियर 27 किलोमीटर पीछे चला गया, और हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष 70 से 90 मीटर वो पीछे जा रहा है। और यहाँ का छोड़िए, एवरेस्ट जो है, अब पता नहीं लोग क्यों वहाँ, भाई अब हो गया एक बार देख लिया, क्यों बार बार चढ़ाई करने जाते हैं। वो हर साल उसकी जो बर्फ़ का घनत्व है वो लगभग 150 मीटर हर साल जो है वो कम होता जा रहा है। कहते हैं कि एवरेस्ट पे इतना कचरा, हाँ कचरा तो बहुत है, लेकिन 150 मीटर अगर वो उसका घनत्व कम होता जा रहा है, वो सबसे ऊंची चोटी है, तो आप हिमालय की कल्पना करिए। लेकिन ये सब क्या तो होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। नहीं, उसके दो वह हैं वजह जो वह हैं। पहले तो पहली बात तो ये है कि हिमालय अगर पिघलेगा तो जो हिमालयी क्षेत्र है उसको तो बाद में नुकसान होगा। अब जैसे वो पिघलेगा तो जो रिपोर्ट है उसमें ये लगाइए कि पूरा उत्तर भारत 63% खाली उत्तराखंड जो है वो जल से जो है वो इस देश को, इस देश को सेवित करता है, खाली उत्तराखंड। अच्छा। बाकी का और भी हैं, जैसे इधर सिंधु है, ये सारी नदियां हैं। तो ये लगाए कि लगभग जो है इस देश का मेरे ख्याल से 80% जो है वो हिमालय पानी देता है। और उसमें जो है जो सबसे बड़ी परेशानी आएगी भविष्य में, दिल्ली में तो पानी रहेगा नहीं, ना गंगा में रहेगा, ना यमुना में रहेगा, सारा जो उत्तर भारत है वो तो तबाह होगा ही। लेकिन वो और जो ज़बरदस्त जो खतरे की घंटी वो है कि जितने भी समुद्रीय देश हैं, खाली यहाँ छोड़िए, उसका असर आपके इंग्लैंड पर पड़ेगा, उसका असर आपके अमेरिका पर पड़ेगा। और जो रिपोर्ट है वो ये कह रही कि अमेरिका का भी 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होगा। तो उसके दोहरे वह हैं खतरे हैं, एक तो सूखा, पानी नहीं रहेगा, और हमारा ये फोकस रहता नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए आप श्री सूक्ता पढ़ते हैं, आप तो विद्वान पुरुष हैं। ये नहीं कहा गया कि सोना धन है, धनम वायु, धनम अग्नि, धनम जो है पर्जन्य, इस तरह से कहा गया है।
तो अगर आपको ज़िंदा रहना है और वो आपको ये कोविड ने बता दिया, जितने सारी हमने तब चाहे गाड़ियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो कुछ भी हैं, पहले देहरादून का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता था। आज जो दिल्ली का टेम्परेचर है वही यहाँ का भी टेम्परेचर तो मसूरी है। में भी एसी लगे हुए हैं। अब मैं अगर ये कहूँगा कि वो क्यों है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो फिर ये जो आपने यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, आप ये देखिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आपने बनाया, जो भी बनाया है, जो भी बन रहा है, ये सारे के सारे क्या थे, पहले चौड़ी पत्ती के वन थे। और जितनी भी ये आती थी गर्म हवाएं, वो जो चौड़ी पत्ती के वन थे, जैसे देहरादूनी है, साल के पेड़ थे, चौड़ी पत्ती के वन थे, यहाँ भी रहे, नोएडा में भी रहे होंगे, मेरठ में रहे होंगे, जगह जगह, तो वो उन हवाओं को जो है रोक लेते थे, ठंडी करके ऊपर भेजती थी। पश्चिम से हवाएं आती थी। मैंने तो अपने सामने ग्लेशियर्स को मरते हुए देखा है। मेरे गांव में पहले 10-10 फुट बर्फ़ पड़ती थी, आज जो है मेरे ख्याल से 4 दशक हो गए, एक बूंद कहीं बर्फ़ नहीं पड़ रही। गर्म हवाएं इन इमारतों से नहीं रुकती, जो इमारतें बनी हुई? नहीं, इमारतों से ये तो और गर्म करती है ना। इनमें क्या सिस्टम है कि ये उसको रोकेंगे? ये तो चीज़ों को और गर्म करेंगी। पेड़ में तो ये ताकत है कि भाई वो पत्तियां जो है उस पर टकरा करके जब उसको, और धीरे धीरे करके मान लीजिए दिल्ली आई, तो दिल्ली से मेरठ तक जाने में, फिर मेरठ के जंगलों से वहाँ तक जाने में जगह जगह जो है वो डाइल्यूट हो जाता था, कमजोर हो जाता था, वो डाइल्यूट हो जाता था। दूसरा क्या है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है। अब आप सारा मॉडर्नाइजेशन जो हुआ, जो इमारतों का निर्माण हुआ, और उससे जो गर्म हवाएं आती थी पश्चिम से, वो अब नहीं रुकती उस तरह से, वो उसका असर पड़ रहा है। दूसरा, और हिमालय को कैसे बचाया जाए, और जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं हिमालय में लगी, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाएं हों, बड़े बड़े आपके जो टूरिज़्म, तो मतलब रिलीजियस टूरिज़्म और पर्यटन, तो मतलब इतना बढ़ावा हो गया उसको कि अब तो जितने रिजॉर्ट, इतने ज़्यादा होटल, इतने ज़्यादा जगह जगह स्टे होम, और जाने क्या क्या सुविधाएं हो गई वहाँ पर, कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब पूरे देश से लोग हिमाचल और उत्तराखंड जा रहे हैं। तो एक तरह से तब तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज़ है ये, लेकिन पर्यावरण के लिए ये एक चुनौती है, हिमालय को बचाने के लिए भी एक चुनौती है। तो इसके बीच में कैसे संतुलन बने? नहीं, चुनौती देखिए हमको नहीं चाहिए हिमालय, जो हम हिमालय में रहने वाले लोग हैं। मेरा तो सौभाग्य, मैंने पहले भी कहा कि मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ माँ गंगा पैदा हुई है, और जो सनातन धर्म में है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जाते वक्त जो है एक बूंद गंगा जल मिल जाए, तुलसी मिल जाए। अभी मेरी मदर इन लॉ का स्वर्गवास हुआ, तो मैं ये सोच रहा था वहाँ हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर, कि भविष्य के लोग जो हैं अपने, जो उनके पितृ होंगे, या जो माता पिता या जो बुजुर्ग होंगे, और वो संसार छोड़ेंगे, तो यहाँ तो एक बूंद गंगा जल बचेगा नहीं, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा, जो सबसे बड़ी बात है। देखो, इसके लिए ठीक करने के लिए, इसको जो हिमालयी लोग हैं उनको कोई लाभ हिमालय से नहीं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब मायार सुंदरलाल बहुगुणा जी गए थे, श्रीनगर भी गए और वहाँ ईटानगर भी गए, हर जगह जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो हर जगह एक जैसी स्थितियाँ हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि हम पाकिस्तान जाएं, लेकिन वो अस्वस्थ हो गए, तो उसको एक एम्पलीफाई जो है ना, उसको वो मिल जाता अगर हम बाघा बॉर्डर पर जाते। इसमें 3 उस पर, एक तो स्थानीय स्तर पर आपको हमको काम करना पड़ेगा, दूसरा जो है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबली। 3 चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी उसमें। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप कांग्रेस सरकार में भी रहे और आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, सरकारों का रवैया हिमालय को लेकर क्या है? नहीं, मैं पहले, अगर आप ठीक समझे, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, तो प्रणब मुखर्जी जी को जब मैंने कहा भाई आप मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट के लिए उत्तरकाशी और टिहरी को मॉड्यूल बनाइए। वो तैयार भी हुए, पूरा प्लानिंग कमीशन भी गया।
आप ये कह रहे हैं कि बचेगा कैसे, उसकी बता रहा हूँ मैं कि उसको एम्पलीफाई कैसे करें। तो उसमें हमने एक शब्द लिखा था कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, एक लाइन लिखी थी। अभी कहीं रिपोर्ट हो वहाँ पड़ी होगी नीति आयोग में। मैंने देखा कि एक दिन अटल जी कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, और वो सारे अखबार और उसमें सारे टीवी तब इतने थे नहीं, ये शायद 2003 या 4 की बात है। तो मैंने नमनावाला साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यार किशोर, ऐसा है कि तुम तो जानते हो, तुमने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया है, हमसे टॉकिंग पॉइंट मांगे गए। अब कहे तुमने गीता पढ़ी है? मैंने कहा देखो गीता कौन पढ़ सकता है, उसका तो एक एक श्लोक, मैंने कहा आदमियों का, लोगों का जीवन निकल गया तब नहीं समझ पाते। तो बोले उसमें सबसे पहले कौन बोलता है? मैंने कहा धृतराष्ट्र बोलते हैं, फिर संजय बोलता है। तो उसमें कहे जो शुरू होती है गीता वो होती है भगवानो वाच। अगर कहे उसमें ये लिखा होता कि नवला वालो वाच तो तुम पढ़ते हो उसको। तो जिस वाणी में कितनी शक्ति है, जैसे अमर उजाला में शक्ति है, जैसे मीडिया में शक्ति है, जैसे सरकार में शक्ति है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा तो उनकी वाणी में शक्ति है ना। तुम, मैं और जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी इतने दिन से बोल रहे हैं, तो किसी ने नहीं सुना। तो इसको बचाने के लिए अगर बड़ी ताकतें साथ में आ जाएं तो हिमालय बच जाएगा। उसके लिए पहले तो हम जो खतरा है उससे लोगों को आगाह करें। और किशोर उपाध्याय उसका एक्सपर्ट नहीं है भाई, सबके आप हैं जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन सबको बिठा करके, सरकारों को बिठा करके और कुछ कंक्लूजन पर हम पहुँचें। अब जैसे सिंगापुर डूबेगा तो ना आप सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो कर सकते हैं ना। वो कह सकते हैं कि भाई इस तरह का खतरा है, अब आओ, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपने को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ बैठ करके उस पर विचार विमर्श करें और भविष्य किस तरह से जो है हिमालय ही नहीं और भी जो ग्लेशियर्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये कैसे बच सकता है। 2050 में अगर हिमालय पर, पूरे हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं होती है और गंगा यमुना में एक बूंद पानी नहीं हो, तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो है, जो संतति है, आने वाली पीढ़ी है, उनका क्या होगा। यहीं से आपकी इस बात से मेरा सवाल बनता है कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाएगा। आप कह रहे हैं 2050 तक वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में पानी नहीं रहेगा, एक बूंद ग्लेशियर सब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप लोग, मनमोहन सिंह ने आपको निराश किया जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी। मोदी जी से आप लोग मिले, आपने उनसे, चूँकि मोदी जी तो इन सब विषयों पर बहुत काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं। जैसे योग को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वो बना दिया, मुद्दा बना दिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस 21 जून को घोषित कर दिया। और देखिए हर साल 21 जून को योग का तरह प्रचार होता है। तो इसी तरह की कोई पहल भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उसका फॉलो अप हो, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप लोग मिले और कोई आप लोगों ने इस पत्र का सुझाव दिया उनसे? नहीं, मैंने उनको चिट्ठी लिखी है। देखिए मेरा मानना यह है कि हिमालय, भारत को जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, 247 की बात कर रहे हैं, 2047 की, अगर हमने हिमालय पे काम किया, भाई खाली हम अकेले तो हिमालयी देश है ही नहीं, लेकिन अगर भारत ने उसका नेतृत्व नहीं किया तो कोई भी और देश उसका नेतृत्व कर लेगा, तो आपके हाथ से एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो निकल जाएगा। और अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपको, एक तो आपको जो रीजनल जो फोर्सेस हैं उनका नेतृत्व मिलेगा, उसके अलावा जो डूबने वाले देश हैं उनका नेतृत्व मिलेगा। तीसरा ये है कि जब आप ये बात करेंगे लोगों से, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको निःशुल्क मिल सकती है। और उसके अलावा भारत को नोबेल पुरस्कार से लेकर के जितने सारे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर हो सकती है। लेकिन हम किसी से कोई सहायता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को, थाईलैंड के, उसको अगर कहेंगे तो एक, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बन सके तो मेरे ख्याल से भारत जिस तरह से एक नए में एक संगठन खड़ा हुआ था, उस तरह से यूएन के बराबर का आपका एक संगठन जिसका नेतृत्व भारत, नहीं हिमालयी देश क्यों, हिमालय का खाली फर्क हिमालयी देशों पर थोड़ी पड़ रहा है।
हिमालय का तो पूरे विश्व पर फर्क पड़ रहा है, यहाँ तक अमेरिका पर से लेकर के जापान से लेकर के, तो आप उसका नेतृत्व कर सकते हैं और उस बहाने आप जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनको बचाने की बात कर सकते हैं। ये 81-82 में एक संगठन बना था लेकिन उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको इन सब चीज़ों पर जो है वो चिट्ठी तो लिखी है और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि गंगा माँ वहाँ काशी में गंगा ने बुलाया है। नहीं, देखिए 2009-10 में हम लोगों ने ये पहल की थी, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी और उसमें प्रेम कुमार धूमल जी जो हमारे उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार भी किया और उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी। भले उसमें हमको बुलाना भूल गए और भावना जी को भी बुलाना भूल गए। उसके बाद हैं शिमला में, हाँ शिमला में, उसके बाद जो है एक आध बैठक और हुई है और मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से तो बात की ही है। पिछली बार भी उन्होंने बड़ा प्रोग्राम हिमालय बचाओ और गंगा बचाओ पे किया वहाँ देहरादून में। मैंने जो यहाँ पर हमारे जो पर्यावरण जो देख रहे हैं मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनको भी मैंने कहा है। आज उनसे बात हुई है। मैंने अभी मैं परसों ही जो हमारे वाटर रिसोर्स के जो मिनिस्टर हैं CR पाटिल साहब, उनसे मैंने कहा है और मैंने उनको ये भी कहा है कि देखिए ये जैसे मैंने कहा ना कि गीता में जो वाणी में कितनी शक्ति है, तो उसको दो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी और संघ में बड़ी ताकत है जो मैंने देखा है। तो ये दो लोग अगर उसको अगर ले लें अपने हाथ में, कल भी एक बैठक है यहाँ जो हिमालयी जो और ये सिंधु से लेकर के मानसरोवर तक के विषय हैं, इसलिए भी मैं आया हूँ। तो कल भी मैं बात करूँगा कि कुछ इस तरह के लोगों की जो इसके जानकार हों, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हो और फिर उसको एक ग्लोबल, जैसे अमेजन के जंगल हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आया है ना, तो वैसे ही हिमालय को बचाने के लिए आना चाहिए, लेकिन उसमें नेतृत्व भारत को करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। तो जो पहाड़ों की स्थिति देख करके, एक समय था, मैं तो बहुत लंबे समय से 80 के दशक से भी पहाड़ों पर जाता रहा हूँ, आपको पता ही है। उस वक्त जंगल दिखाई पड़ते थे, बीच बीच में कहीं गांव है कोई शहर। अब उल्टा ये हो गया, कंक्रीट का जंगल दिखाई पड़ता है, बीच में छोटे छोटे पॉकेट जंगल के हो गए, ये स्थिति हो गई है। तो इतना जो है सो कॉल्ड विकास जो है तथाकथित हिमालयी प्रदेशों का विकास का मॉडल तो थोड़ा अलग होना चाहिए, जहाँ पर्यावरण भी संरक्षित रहे, जहाँ हिमालय भी तभी तो बचेगा, जहाँ वहाँ की संस्कृति भी बचे, पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, लेकिन एक क्या कहते हैं नियमन के साथ हो। ये नहीं कि अब चले आ रहे हैं लोग और वो जो है अथाह भीड़ आ रही है, ठीक है सीजन में आपको थोड़ा आर्थिक वो मिल जाता है, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। तो एक ऐसे एक नियमन की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? नहीं, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये मैंने जब हम मैं नियंत्रण की बात नहीं कर रहा, नियमन की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 91-92 में जब हम ये कर रहे थे, इसमें एक हमारे वो नवलावाला साहब थे, मैं था और AR कोहली साहब जिन्होंने मिजो रिकॉर्ड करवाया। हाँ हाँ, वो जो उपराज्यपाल गवर्नर रहे वहाँ। तो उस समय मैंने ये बात रखी, मैंने कहा देखो आप जो है, जब मेरे अमेठी का जो अनुभव रहा डेवलपमेंट का, विकास का, तो वहाँ तो ये था ना कि अगर अमेठी ना होता, उसर तो राजा होता, पता नहीं भगवान का दूसरा, कुछ इस तरह की होती। वो रिक्लेम किया ना हम लोगों ने, तो उसका कैक्टस से शुरू होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में कैक्टस उग रहा है दोनों तरफ, जब आप जाएंगे टेरी जाएंगे ऋषिकेश से, तो ये क्या हो रहा है कि ये लैंड डिग्रेड हो रही है। और कुछ और कुछ समय में ये रॉक डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। मैक्सिको में तो यही हुआ है, कैक्टस ही तो है वहाँ। वो रॉक डेजर्ट में अगर कन्वर्ट हो गई तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है कि जो हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, उसको बचा सके। किस चीज़ से आप मिट्टी डालोगे, कहाँ से वहाँ पेड़ पैदा कर लोगे, तो खतरा बहुत बड़ा है। और उस खतरे को एम्पलीफाई करने में, आगे बढ़ाने में अमर उजाला अगर अपनी भूमिका निभाएगा
तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम होगा। बल्कि आपकी जो और भी फर्टर्निटी के लोग हैं उनको कहिए कि भाई कुछ करो इस पर। देखिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आपने, और आपने बार बार अमर उजाला से जो अपेक्षा की कि अमर उजाला बढ़ाएंगे, तो अमर उजाला तो ज़रूर जन सरोकारों के मुद्दों को लगातार बढ़ाता रहा है। खासकर पर्यावरण हुआ, हिमालय का मुद्दा हुआ, नदियों का मुद्दा हुआ, इस पर तो अमर उजाला की विशेष पहल भी रहती है। और इस चर्चा के जरिए भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, सरकार भी इस पर पहल करे, आपको बुलाए, बात करे, या अपने स्तर पर भी बात करे। तो किशोर जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे इस मुद्दे पर। नहीं, जैसे अभी दिल्ली वाला विषय है यमुना का, मैंने उनको रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी। ये देखिए ना कि वहाँ जो यमुना में है दिल्ली में, उसमें वो पंखे चलाने से और वो करने से तो साफ़ होगी नहीं जब तक यमुना में यमुनोत्री से जल नहीं रहेगा। अगर यमुनोत्री से जल नहीं रहा, देखो विनोद जी क्या है, नदी की एक टेंडेंसी मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो ये है कि अगर उसका जहाँ से उसकी वो है स्रोत है जो, हाँ, अगर उसमें पानी है तो आगे बढ़ जाएगी, और अगर उसमें वहाँ जल नहीं है तो फिर वो कभी नदी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर हम यमुना की बात कर रहे हैं या गंगा की बात कर रहे हैं, तो आपको गोमुख से और यमुनोत्री से या आज तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। और जिस पर मैं चीन जो बांध बना रहा है इस पर तो, और हमने तब बोला था जब हम 9-10 में गए थे जी कि, बल्कि मैंने यहाँ कुछ लोगों को, वकीलों को बोला, मैंने यार कुछ मत करो, एक रिप्रेजेंटेशन ही जो है चीन की एम्बेसी को, यूएन को दे दो कि भाई जो है ये हिमालय को ख़त्म कर देगा। मतलब कोई चर्चा, पता नहीं किस तरह का जमाना आ गया। मेरी तो उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही, इतना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र में बना रहे हैं। 30,000 मेगावाट बिजली का बांध, हमारा तो खाली 24 नहीं, टेरी तो 1000 मेगावाट का है जो मेन डैम है। फिर वो पीएसपी है तब वो 1000 का है, और 400 नीचे है। अब वो कितना बड़ा जो है वहाँ चीन का जो बांध बन रहा है, बांध बन रहा है, वो तो ब्रह्मपुत्र को समाप्त कर देगा, वो तो समाप्त कर देगा। हाँ। और जैसे भगीरथ तो तपस्या से लाए थे, लेकिन ब्रह्मपुत्र को जो है अकेला वो है नद है, हाँ, बाकी नदियां हैं, पुरुष नद है, इसलिए ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्री नहीं है, ब्रह्मपुत्र है, पुत्र है वो। और उसको भगवान परशुराम अच्छा कुल्हाड़े से काट करके लाए थे वहां से, तभी वो परशुराम कुंड भी है वहां पर, हाँ, अरुणाचल में। हाँ, क्योंकि लोग भाई राजा भगीरथ हैं, और अगर हिमालय नहीं होता तो पांडवों को भी स्वर्ग नहीं मिलता, और भगवान राम को अगर गंगा नहीं होती और देवप्रयाग नहीं होता तो उनको भी एक दोष से, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति नहीं मिलती। तो नहीं, तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा जो चीन वाला बांध वाला है, जिसपे कोई बात ही नहीं हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किशोर जी, आप हमारे साथ आए, इस चर्चा में जुड़े, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रयास है, आपकी आवाज़ और आपकी जो मुहिम है, ये रंग लाएगी। हमसे जितना बन पड़ेगा हम भी करेंगे अपने स्तर से, और कोशिश करेंगे कि भारत सरकार इस पहल को अपने हाथ में ले और एक अंतर्राष्ट्रीय पहल हो इस पर, क्योंकि हिमालय सिर्फ भारत का ही नहीं है, हिमालय पूरे विश्व का है, विश्व का मुकुट है हिमालय। और अगर हिमालय ही नहीं रहा तो विश्व नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद है कि उनकी मुहिम कामयाब होगी और देश और दुनिया हिमालय की तरफ ध्यान देगी। नमस्कार, मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए विषय पर। धन्यवाद।